हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम झारखंड हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया था और मैंने झारखंड हिस्ट्री का 2 लेक्चर आप लोगों को दे दिया है। हमने झारखंड में सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड को देखा, हमने समझा कि हमें झारखंड हिस्ट्री को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कि हमने स्टोन एज को पढ़ा, हमने मेटल एज को देखा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज माय चैनल हमारा झारखंड एंड आई एम विकास कश्यप। एंड दोज एस्पिरेंट हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JPSC, JSSC and any other big competitive of Jharkhand, they can subscribe to my channel. और जो लोग स्टेट PCS से IAS की तैयारी कर रहे हैं they can also subscribe. And this is me, your mentor and guide. I am going to teach you in a very simpler way so that you can understand each and every fact that are required to crack the exam. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे उसी का आगे झारखंड हिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 3 है आज का। जिन्होंने पहले 2 वीडियो को नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, आप प्लीज़ उसको जाकर देखो बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम एक क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं और उसी तरह से पढ़ने से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। सो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेना, फिर 3rd देखना, तभी चीज़ें आपको बारीकी से और अच्छे से याद भी रह जाएंगी। तो चलिए हम आज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, हमने क्रोनोलॉजी को देखा था, हम स्टोन एज को पढ़ चुके हैं। मैं क्विक रिकैप करा रहा हूँ। हम स्टोन एज को पढ़ चुके हैं, हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में देखा क्या क्या होता है। इसका टाइम पीरियड देखा था 1 मिलियन ईयर एगो, 10 लाख मिलियन ईयर एगो से लेकर 11,000 BC तक पैलियोलिथिक, 11 to 6 मेसो, 6 to 4 नियो। उसके बाद हमने कॉपर एज को देखा था, कैलियोलिथिक जिसे आप बोलते हो, ब्रॉन्ज एज को देखा था, आयरन एज को देखा था, मतलब ताम्र युग, कांसा युग और लोह युग। इसके साथ मेटल एज जिसे आप तीनों कंप्लीट मिला के बोलते हो, जो कि हमारा धातु युग। हमने ये दोनों चीज़ को देख लिया था और नोमेनक्लेचर को मैंने आप लोगों को बता दिया था। झारखंड हिस्ट्री में अब यहाँ समझो, आज का लेक्चर जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड था, जिसे प्रागैतिहासिक इतिहास बोलते हो तुम, जिसके लिए मैंने बताया था कि इसके कोई रिटन रिकॉर्ड से विटनेस नहीं है। तो हमने इसे कैसे पढ़ा भाई, जो अवशेष प्राप्त हुए, जो रिमेन्स मिले, चाहे कॉइन्स मिले, चाहे आइडल्स मिले, चाहे मंदिरों मूर्तियों के टुकड़े से, कुल्हाड़ी, एक्स, कॉपर, ये सब जो मिला, इसके अवशेष से हम समझे कि अच्छा स्टोन एज रहा होगा और मेटल एज भी रहा होगा। तो हमने स्टोन एज को पढ़ लिया और मेटल एज को पढ़ लिया। इसके अंदर में ये कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन, जिसे कि आप CBI बोलते हो, याद रखने के लिए 4 3 2 1 मैंने बताया था तरीका। और स्टोन एज में हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण ये भी पढ़ लिया था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हिस्टोरिकल पीरियड। आज हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक काल को। ये रहा प्रागैतिहासिक काल, जिसके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे। ये रहा हिस्टोरिकल पीरियड्स, जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो आज हम हिस्टोरिकल पीरियड में जो कवर करेंगे वो है सिर्फ वैदिक पीरियड। हम आज पूरे के पूरे वैदिक पीरियड को कवर करने वाले हैं। वैदिक पीरियड मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड है, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो हम पहले ऋग वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं, जिसका एक टाइम ड्यूरेशन अवधि काल क्या है 1500 से 1000 BC ईसा पूर्व। और लेटर वैदिक पीरियड में फिर हम पढ़ने वाले हैं जो है 1000 BC to 600 BC ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ वैदिक पीरियड को कवर करेंगे, इसमें हम इन दोनों टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक बार मैंने ये सब बता दिया था, स्टोन एज, मेटल एज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो थे वो सारे कुछ खत्म हो गए थे। आज हम हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ने वाले हैं। गाइज, मैंने जो वीडियो बनाया, अगर किसी को कोई चीज़ दिक्कत लगता है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, देन फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट। यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन कमेंट। जिसको समझ में नहीं आएगा आई विल ट्राई टू आंसर। सो चलिए आज हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल पीरियड। तो देखो, हिस्टोरिकल पीरियड क्या है? वो पीरियड, इतिहास का वो अवधि, वो समय जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स या रिटन विटनेस हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। हिस्टोरिकल पीरियड के रिटन सबूत है, लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। वैसे पीरियड को हिस्टोरिकल पीरियड या जिसे ऐतिहासिक काल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ऐतिहासिक काल। देखो, मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं हिंदी में कुछ इधर उधर लिखता हूँ
हर्षाईकार दीर्घाईकार कुछ भी, तो उसको आप देख लेना अपने इंड से, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में बताओ, तो मैं हिंदी में पढ़ा ही तो रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम नरेटिंग इन हिंदी। सो द थिंग इज दैट कि, और आपको मैं कंटेंट भी दूंगा तो हिंदी में दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो आप यू नीड नॉट टू वरी, आप पहले चीज़ों को समझो। मैं कंटेंट हिंदी में भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। जो PDF मिलेंगे, बहुत लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हो, PDF का डिमांड आ रहा है, हम कल से PDF अपलोड कर रहे हैं। जो मैं लेक्चर दूंगा उतना PDF आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो हिस्टोरिकल पीरियड, इट रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर प्री हिस्टोरिकल एज, दिस इंक्लूड वैदिक पीरियड एंड इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो प्री हिस्टोरिकल एज के बाद का जो समय रहा, मतलब प्रागैतिहासिक काल के बाद का जो भी पीरियड रहा, उन सबको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दिस इंक्लूड्स वैदिक पीरियड, ये वैदिक काल को अपने आप में रखे हुए हैं, और इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो विकास होता है, इन सबको आपको इसी हिस्टोरिकल पीरियड में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले वैदिक पीरियड समझते हैं क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ऋग वैदिक पीरियड और लैटर वैदिक पीरियड क्या क्या है। तो देखो, वैदिक काल वो काल है जिसे हम समझने के लिए वेदों का प्रयोग करते हैं। वैदिक काल को समझने के लिए हम वेदों का प्रयोग करते हैं। वैदिक पीरियड वाज द पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द वेदास ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदूज वेयर कंपोज्ड। वैदिक काल वो समय है जब हमारे जो सबसे पुराने ग्रंथ शास्त्र जो थे, वेद, उनका कंपोजिशन हुआ था, वो कंपोज किए गए थे। हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। जो वेद कंपोज हुए हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें आपको एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है। आप याद रखना, ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे ओल्डेस्ट वेद है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई आखिर इन वेदों में है क्या? व्हाट आर द थिंग्स दैट दिस वेद कंटेन्स? तो दिस वेद कंटेन्स हाइम्स, चैंट्स, स्पेल्स एंड रिचुअल्स। कहने का मतलब हाइम्स, गीत, मंत्र। इन वेदों में क्या क्या है? मंत्र हैं, सूक्त हैं, गीत है, रस्मो रिवाज है, यही सब बताया गया है। सो हमारे 4 वेद है। वैदिक पीरियड से आपको जो याद रखने वाली बात है सिर्फ कि हम वैदिक पीरियड को समझने के लिए वेदों का प्रयोग करते हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो उसको स्टार मार्क कर लेना। और मैं जब भी अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, आई ऑलवेज टोल्ड यू समथिंग दैट, देखो मैं जिसको भी स्टार मार्क लगाऊं उसको तो आप जरूर याद रखना, वो एग्जाम में या तो आया हुआ प्रश्न होगा या दैट आर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ सकते हैं। और अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठा करो ताकि नोट्स को भी पॉइंट वाइज लिख सको। क्योंकि मैं देखो पॉइंट्स में मैं हर कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बीट मैं अपने बोलते वक्त भी आपको बताऊंगा, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो ये रहा वैदिक पीरियड। आप देख सकते हो वैदिक काल का समय कैसा था। सो वेद में क्या मिलता है? मंत्र मिलते हैं, सूक्त मिलते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से हाइम्स, स्पेल्स, चैंट्स एंड रिचुअल्स। चलो यहां हम बाद में आएंगे, पहले देखो ऋग वैदिक पीरियड। तो ऋग वैदिक पीरियड मतलब ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को समझने के लिए हम ऋग्वेद का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हम ऋग्वेद से ऋग वैदिक पीरियड को समझते हैं, ठीक है। एक तो पहले आप ये समझ लो, तो झारखंड में ऋग वैदिक काल का शुरुआत कब हुआ? जब आर्यंस का अराइवल हुआ। जब आर्यंस का अराइवल हुआ, जब आर्यंस आए तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं। अब बात उठती है कि आर्यंस आए कहां से। तो देखो प्रीवियसली आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु। बड़ा सुना हुआ नाम आप सबको लगता होगा, सप्त सिंधु। तो आर्यंस के आने से ऋग वैदिक काल का शुरुआत हुआ। आर्यंस कहां से आए? तो सप्त सिंधु से आए। सप्त सिंधु किसे बोलते हो? लैंड ऑफ 7 रिवर, जहां 7 नदियों का बहाव या संगम है, ठीक है, जहां से गुजरते हैं, वो जो एरिया घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु। अब देखो आर्यंस कहां से है। देखो सप्त सिंधु कौन सा एरिया है? जो पंजाब अफगानिस्तान का जो इलाका है, बेसिकली ये वाला यही सप्त सिंधु का इलाका था। आर्यंस इधर से ही भारत में प्रवेश करते हैं। कहां से प्रवेश करते हैं? आर्यन का ये क्या रहा? एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट ऑफ आर्यंस, पॉइंट ऑफ आर्यंस। तो आर्यन के आगमन से ही ऋग वैदिक काल का शुरुआत हुआ। आर्यन कहां से आए? सप्त सिंधु से। सप्त सिंधु कौन सा? अफगानिस्तान पंजाब का जो इलाका है वही सप्त सिंधु का एरिया है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जब आर्यंस भारत में आए तो आर्यंस जो है ना अपने आप को सुपीरियर फील करते थे। वो यहाँ के उस, अच्छा पहले एक दो चीज और समझो। मैंने जब आप लोग को मेटीरियल पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि असुर, बिरहोर, ये जो थे इनको आर्यन इंस्ट्रक्ट करने का तरीका मालूम चल गया था। तो झारखंड में उससे प्रेडोमिनेंटली कौन से, यहाँ पे कौन
उसमें रहते थे असुर, बिरहोर, ये जो ट्राइब से यहाँ रहते थे। अभी आर्यंस इंडिया में घुसे हैं, झारखंड में नहीं पहुंचे हैं, समझना बातों को। उस समय यहाँ कौन रहते हैं? जो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग रहते हैं। तो आर्यंस जब भारत में घुसते हैं, जब उनका आगमन होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि ये लोग जो यहाँ रहते हैं ना, इनका जो भावना वो हीन भावना है, वो इनको इंफीरियर रेस समझते थे। तो उनके आगमन से क्या हुआ कि अब मान लो अगर तुम किसी पड़ोसी को तुम उससे इंफीरियर समझोगे तो क्या होगा? झगड़े की संभावना बढ़ेगी, तो झगड़े की संभावना उत्पन्न होने लगी। ठीक है। दूसरा बात क्या हुआ कि जो ऋग वैदिक काल का पीरियड था, उसमें पीपुल बेसिकली जो भी लोग थे वो क्या करते थे? वो या तो पैस्टोरलिस्ट थे, मतलब पशुपालन, बेसिकली क्या होता है पैस्टोरलिस्ट? पशुपालन करते थे, या खेतिहर थे, कृषक थे। सो जब आर्यंस आए वो इन लोगों को इंफीरियर समझते थे, तो उन्होंने क्या किया? एक वर्ण व्यवस्था बनाया जिसमें उन्होंने बोला आर्य और दस्यु का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया इन्होंने। आर्य और दस्यु, वो अपने आप को आर्य मानते थे, सुपीरियर रेस मानते थे, और जो यहाँ के लोग उनको समझते थे कि ये दास है। ठीक है, मतलब सब लोग को दास समझते थे। तो ये झगड़ा का प्रबल कारण बन रहा था। अच्छा, जो ऋग वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो कैसे थे? पैस्टोरलिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो कृषक थे, पशुपालन करते थे। और ऋग वैदिक काल में जो व्यवस्था थी ना, जैसे राजन की व्यवस्था थी, पुरोहित की व्यवस्था थी। उसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कम्युनिटी जो है ना, अपने आप में एक नेता चुन लेता था जिसको राजन बोलते थे, और उसका जो सेकेंड हैंड, जो उसका राइट हैंड बोल लो जो होता था, उसे पुरोहित बोलते थे। तो ये कहानी रही है ऋग वैदिक पीरियड में। अच्छा, ऋग वैदिक पीरियड में झारखंड में कोई भी साक्ष्य वैसा नहीं मिला है। तो लोग ऋग वैदिक पीरियड को देखो, बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, उसमें उन्होंने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि झारखंड में ऋग वैदिक पीरियड के साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो लोग ऋग वैदिक पीरियड को पढ़ते भी नहीं है। पर आप समझो, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है इकोलॉजी में, कि भाई पहले झारखंड में असुर बिरहोर थे, अब आर्यंस का एंट्री हुआ। आर्यंस का एंट्री होने से क्या क्या चीज बदला, कैसे कैसे बदलेगा? तो आर्यन का एंट्री हुआ, आर्य इंफीरियर यहाँ के लोगों को समझते थे। आर्य दस्यु का कॉन्सेप्ट है वर्ण व्यवस्था में, खुद को सुपीरियर, दूसरे को दास समझते थे। उसके बाद जानने लग बात है कि उसमें प्रथा क्या चल रही थी। तो कोई कम्युनिटी से एक लीडर मान लिया गया, उसको राजन बोला जाता था, उसको जो सपोर्ट करता था उसको पुरोहित बोला जाता था। और उस समय के लोग क्या करते थे? बेसिकली पशुपालन और खेतिहर थे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, जो लगभग मुझे नहीं लगता है किसी ने बताया है। अगर बताया है तो अच्छी बात है कि झारखंड को ऋग्वेद में क्या बोला गया है। झारखंड को, झारखंड रेफर्ड एज इन ऋग्वेद क्या बोला गया है? तो किकितानम दसोनार्या। झारखंड को ऋग्वेद में क्या बोला गया है? किकितानम दसोनार्या। इस बात को आप याद रखना, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, झारखंड को ऋग्वेद में क्या बोला गया है? किकितानम दसोनार्या। और जो झारखंड में ट्राइब्स रह रहे थे उनको ऋग्वेद में क्या बोला गया है? उनको बोला गया है सिस्नोदेवा। क्या बोला गया है? सिस्नोदेवा। तो ये दो पॉइंट को आप याद रखना। और चूंकि झारखंड में ऋग्वेद का कोई साक्ष्य नहीं है, ऋग्वैदिक पीरियड का कोई साक्ष्य नहीं है इस काल का, इसलिए झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से इसको हम नहीं पढ़ेंगे। बस ये कुछ पॉइंट्स है, और ये आर्यन के आने से क्या क्या वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक याद रखना कि आर्यन यहाँ से भी एंट्री लिया है और झारखंड तक पहुँचे नहीं है। झारखंड में असुर बिरहोर हैं, इनको आयरन स्मेल्ट करने, एक्सट्रैक्ट करने आ गया है, अभी आयरन के औजार बनने चालू हो गए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो लैटर वैदिक पीरियड, जिसे क्या उत्तर वैदिक काल बोलते हो। क्या बोलते हो? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब हम इसको समझेंगे। चलो देखो इस एरा में क्या हुआ एक्चुअली उत्तर वैदिक काल में। अच्छा देखो, जैसे ऋग वैदिक पीरियड को समझने के लिए हम ऋग्वेद का इस्तेमाल करते हैं, वैसे उत्तर वैदिक पीरियड को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाकी जो वेद बच गए, क्या क्या बच गए देखो तो। ऋग्वेद से हम लोग तो ऋग्वैदिक पीरियड को समझते हैं, तो बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद और आरण्य या एक ब्राह्मण ग्रंथ भी जो है, उससे हम क्या करते हैं? हम उत्तर वैदिक काल को समझते हैं। ठीक है, मतलब हम उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए एक तो सामवेद, यजुर्वेद, वाई फॉर यजुर्वेद, ए फॉर अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद, आरण्य और ब्राह्मण पुराण का भी हेल्प लेते हैं। इन सब की मदद से हम उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड को समझते हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या। उत्तर वैदिक काल में ये जो आर्यंस थे यहाँ पे अभी एंट्री लिए थे, उत्तर वैदिक काल में ये मूव करते हैं पूर्वी दक्षिण की तरफ, मतलब इस तरफ मूव करते हैं। लेट मी क्लियरली
इसको एक बार मैं फिर से बनाता हूं, अब समझना। देखो आर्यन्स अभी यहां से कहां आए थे, यहां जब आर्यन का आगमन हुआ भारत तो ऋग वैदिक पीरियड चालू हुआ। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, मतलब 1000 बीसी से 600 बीसी का समय। ऋग वैदिक पीरियड का समय क्या था, ऋग वैदिक पीरियड का समय क्या था, ऋग वैदिक पीरियड जो था आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का था, ठीक है, ये ईसा पूर्व का था। अब उत्तर वैदिक पीरियड का क्या हुआ, जो लेटर वैदिक पीरियड है LVP उत्तर वैदिक काल, उसका समय क्या था 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ कि आर्यन जो थे पूर्वी दक्षिण, ये देखो मैप में क्या होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये रहा हमारा पूरब और ये रहा हमारा दक्षिण का पार्ट। तो पूर्वी दक्षिण मतलब झारखंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। और उस समय रह कौन रहा था, उस समय रह रहे थे असुर। असुर जनजाति ने अपना संस्कृति अच्छे से डेवलप कर रखा था उस समय। ये बात मैं क्रोनोलॉजी में इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि कैसे आर्यंस आए, कैसे असुर रहे, फिर कैसे मुंडा आए, लड़ाई किसमें हुआ, किसने झारखंड में अपना राज्य का स्थापना किया। ये क्रोनोलॉजी अगर आपको समझ गई तो आप समझना कि आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, मैंने वहां क्या बताया था, ऋग वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि राजन चुने जाते थे, उनका जो राइट हैंड था उसको पुरोहित बोलते थे। तो एक पुरोहित का ग्रुप निकल के आया जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा और समाज को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया। वर्णा सिस्टम जिसे बोलते हैं, वर्णा सिस्टम फॉर सोशल डिस्टिंक्शन वेर कॉमन विच वाज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी नॉट ऑन ऑक्यूपेशन। कि वर्ण के आधार पे समाज में उन्होंने सोचा कि अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। वर्ण व्यवस्था उन्होंने लगाया जिसमें कि उन्होंने क्या 4 डिवीजन किए। वो जो पुरोहित का ग्रुप निकल के आया जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बोला और समाज को अपने हिसाब से बांटने के चक्कर में वर्ण व्यवस्था लगाया और उसको 4 डिवीजन किए, जिसमें से पहला था ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मण कौन थे, प्रिस्ट एंड स्कॉलर, जो उनको ज्ञान आता था, जो ज्ञान प्रदान करते थे, जो टीचर्स थे उनको वो प्रिस्ट स्कॉलर बोले गए ब्राह्मण। क्षत्रिय जो रूल करेंगे, जो लड़ेंगे, हथियार उठाएंगे, वो क्षत्रिय हो गए। वैश्य जो बिजनेस व्यापार करेंगे, ट्रेडर्स, उनको बोला गया वैश्य। और शूद्र कौन है, जो इन तीनों क्लास को सर्व करेगा, उसे शूद्रा बोला गया, ठीक है। तो आर्यंस आए, समझना आर्यंस आए, यहाँ के लोगों को इन्फीरियर समझते थे शुरू में, तो आर्य दस्युओं में बांटा। राजन पुरोहित का प्रथा निकला, पुरोहित का ग्रुप निकल के आया, उसने समाज को अपने हिसाब से बांटने के चक्कर में वर्णा सिस्टम लगाया। वर्ण सिस्टम में बने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखो मैं कहानी की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्राह्मण पढ़ाने वाले, क्षत्रिय लड़ने वाले, वैश्य बिजनेस करने वाले, और शूद्र कौन है, जो इन तीनों को जो सर्विस देंगे, इनको और इनको जो सर्विस देंगे, ठीक है, सर्व करेंगे, सेवा करेंगे। अब देखो हुआ क्या, ठीक है, चूंकि मेटल एज तो निकल चुका था, असुर की संस्कृति बढ़ चुकी थी, झारखंड में उसमें असुर थे, उनको आयरन से लोहा का इस्तेमाल करके औजार बनाने आ गया था। तो कृषि बहुत डेवलप कर गया था, और ये जो कृषि उसे डेवलप हुई, ये जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ कहाँ हुआ, नदी के किनारे हुआ। अब वो पशुपालन कर ही रहे थे, कृषि अच्छा डेवलप कर गया, तो धीरे धीरे कम्युनिटी बनाने लगे। यही कम्युनिटी ने अपनी संस्कृति और विकसित की, अपनी सभ्यता को और बढ़ाया, धीरे धीरे राज्य की सीमाएं बनने लगी, ठीक है। और धीरे धीरे आर्मी, फोर्स, सब कुछ जो होता है उसमें सैनिक को भी रिक्रूट किया जाने लगा, पहरेदार जो भी थे। तो कहने का मतलब धीरे धीरे कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से जनपद बना, ठीक है, जनपद बना। क्या बना, जनपद बना। जनपद क्या हुआ, जन मतलब पीपुल, पद मतलब फूट, जनपद बना। और ये सब छोटे छोटे जनपद मिलके महाजनपद बना, जैसे कि अब मगधा, अवंती, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ कि यही जो कहानी चली कि आयरन एज में लोगों को लोहा का आविष्कार होने से लोहा का यूज बढ़ गया, अच्छे अच्छे अस्त्र बनने लगे, औजार बनने लगे, खेती बढ़ गई, खेती बढ़ी, चूंकि सब रिवर के बैंक पे ही सारे सभ्यताएं का विकसित हुआ, खेती पशुपालन बढ़ गया, धीरे धीरे कम्युनिटी बना, कम्युनिटी का थोड़ा सा और संस्कृति सभ्यता आगे बढ़ा, धीरे धीरे छोटे छोटे सीमाएं बनने लगी, जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में और क्या होता है कि अब देखो उत्तर वैदिक काल का पीरियड मैंने क्या बताया है, 1000 बीसी से 600 बीसी। असुर यहां रहते थे, कहां, असुर पहले से झारखंड में थे, असुर थे। आर्यंस भी झारखंड की तरफ बढ़ने लगे, और 600 बीसी के आसपास ही मुंडाओं का भी झारखंड में प्रवेश हुआ। कब हुआ मुंडाओं का प्रवेश, झारखंड में हुआ। और उत्तर वैदिक काल में तो अभी कौन कौन रहे झारखंड में, असुर, मुंडा और आर्यंस जो आ रहे थे। अब देखो उत्तर वैदिक काल में बेसिकली 2 डेवलपमेंट हुए जो बहुत
प्रबल डेवलपमेंट हुए, जिसमें से पहला डेवलपमेंट क्या है, जिसमें से पहला डेवलपमेंट है 2 मेजर डेवलपमेंट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड हुआ रिलीजियस मूवमेंट, जैसे कि आप बोलते हो धार्मिक आंदोलन, क्या बोलते हो, धार्मिक आंदोलन, और दूसरा क्या है, एंट्री ऑफ मुंडा इन झारखंड, जो कि मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक या उत्तर वैदिक काल में आप मानो 2 बड़े डेवलपमेंट हुए, एक तो रिलीजियस मूवमेंट हुआ, धार्मिक आंदोलन हुए, 2 धर्म का इमर्जेंस हुआ, कौन कौन, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों धर्म निकल के आए, और दूसरा कि मुंडा लोग का एंट्री हुआ। अब हम पहले चलते हैं पहले पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, जैनिज्म और बुद्धिज्म, हम पहले देखेंगे जैनिज्म को। अब जैनिज्म को देखने से पहले हम इसको समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो जब आप इस फिगर को देखोगे ना तो क्या दिख रहा है आपको, मैंने एक टाइमलाइन बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया है 1500 से 1500 BC से लेके 1000 BC तक का पीरियड क्या है, दैट पीरियड इज कॉल्ड ऋग्वैदिक पीरियड, ये हमारा ऋग्वैदिक काल है। 1000 से 600 BC तक का ये जो पीरियड है यहाँ तक, ये क्या हमारा लेटर वैदिक पीरियड, जिसे कि आप उत्तर वैदिक काल बोलते हो। अब देखो ये जो 790 है ना, ध्यान देना समझना, ये जो 790 BC है ये क्या है, ये देखो जैन 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो जैन के 23वें तीर्थंकर हुए लॉर्ड पार्श्वनाथ, उनका जन्म कब हुआ था, 790 BC में हुआ था। ये हमारा 600 BC तो उत्तर वैदिक काल का अंत है। अब देखो 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, 563 BC में, मतलब जैन के जो लॉर्ड पार्श्वनाथ थे उनका जन्म 790 BC में हुआ था, मतलब इनसे पहले हुआ था, 250 साल लगभग पहले। और जो 24वें तीर्थंकर थे जैन के महावीर स्वामी, उनका जन्म 540 BC में हुआ था। इसीलिए देखो चूंकि लॉर्ड पार्श्वनाथ का जन्म 790 BC में हुआ है और गौतम बुद्धा का 563 BC में, जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है, इस बात को आप समझ लो, जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है। अब 23वें तीर्थंकर लॉर्ड पार्श्वनाथ को निर्वाणा कब प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, गिरिडीह में जो पारसनाथ हिल है उन्हीं के नाम से उस हिल का नाम पार्श्वनाथ रखा गया, और साल के पेड़ के नीचे, सखुआ का पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाणा प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्धा को निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी को आप समझ लो, आपको इसे समझ में आ जाएगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले आया था। अब हम चलते हैं जैन धर्म का, जैनिज्म में। ये देखो जैनिज्म, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, इट इज बिलीव दैट जैनिज्म इज ओल्डर देन बुद्धिज्म, कि भाई जैन धर्म बुद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है, बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है यहां से दिख रहा है, क्योंकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म गौतम बुद्धा से पहले हुआ है, 563 BC उनका है, इनका 790 BC है, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट वॉज फाउंड इन 8th century एट पार्श्वनाथ हिल, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। देखो चूंकि लॉर्ड पार्श्वनाथ का जन्म 790 BC, जो कि 800 सेंचुरी के आसपास है, 800 सेंचुरी के आसपास है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि जैन धर्म कब प्रारंभ हुआ, लगभग 8th century में, जब लॉर्ड पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। और लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम से ही, चूंकि उन्हें निर्वाणा जो है पारसनाथ हिल पे, उस हिल पे प्राप्त हुआ था जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, उस हिल का नाम, उस चोटी का नाम, पहाड़ का नाम पारसनाथ रख दिया गया लॉर्ड पार्श्वनाथ के नाम से। झारखंड का हाईएस्ट जो है ये पीक है, और इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर या 4500 फीट के आसपास है। इसे आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, तो पारसनाथ हिल। देखो इसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ पारसनाथ, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, पारसनाथ हिल। अच्छा रुको, मुझे ये पूरा बताने दो। पारसनाथ हिल पे मैं 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, मैं सबको जस्ट इस स्लाइड के अंत में बताऊंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो जैनिज्म जो है 8वीं सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ। किन से फ्लोरिश हुआ, लॉर्ड पार्श्वनाथ, ऐसा माना जाता है झारखंड में। जैनिज्म बुद्धिज्म से ज्यादा पुराना है। तीसरा पॉइंट देखो, मानभूम वाज द सेंटर ऑफ जैन सिविलाइजेशन कल्चर। मानभूम जो था ना, मानभूम कौन सा इलाका जो धनबाद में है, तो माना जाता है कि ये केंद्रीय, ये एक सेंटर था जैन, जो जैनिज्म ओरिजिनेट हुआ, फ्लोरिश हुआ झारखंड में, उसका सेंटर क्या था, केंद्र स्थल क्या था, तो मानभूम था। मानभूम कहाँ है, धनबाद में, इसे आप याद रखना। एविडेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म फ्रॉम मेजर जैन साइट लोकेटेड इन पार्श्वनाथ हिल ऑफ झारखंड, कंसाई एंड दामोदर रिवर बेसिन। अगर आप जैनिज्म का एविडेंस देखोगे, देखो जैनिज्म ना पूरा झारखंड में फैला हुआ था, धीरे धीरे जैनिज्म जो था पूरा झारखंड में फैल गया था ये धर्म, और इसका एविडेंस आपको पार्श्वनाथ हिल ऑफ झारखंड से मिल जाएगा और कंसाई और दामोदर रिवर बेसिन से मिल जाएगा। अब कंसाई रिवर देखना पुरुलिया से बहता है, याद रखना। अब देखो, लिटरेरी सोर्स ऑफ जैनिज्म इन झारखंड कैन बी फाउंड इन द बुक ऑफ, कौटिल्य ने
कौटिल्य ने दो बुक लिखा था, एक तो लिखा था अर्थशास्त्र और दूसरा लिखा था अचरंगा सूत्र और अर्थशास्त्र। इन दोनों में आपको लिटरेरी सोर्स जैनिज्म का जो सोर्स है आपको देखने को मिलेगा इनके दोनों किताब में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर जैन लिटरेचर के हिसाब से 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 20 तीर्थंकर का निर्वाणा जो था वो निर्वाण कहाँ प्राप्त किए, तो यही पारसनाथ हिल पे प्राप्त किए, श्रावण सप्तमी को प्राप्त किए। ठीक है, इसीलिए पारसनाथ हिल को एक मेन पिलग्रिमेज साइट ऑफ जैन बोला जाता है। मतलब जैन लोग का जो तीर्थ स्थल है ना वो कहाँ है, पारसनाथ हिल है, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर जो हुए उन्होंने निर्वाणा कहाँ अचीव किया था, तो इसी पारसनाथ हिल पे अचीव किया था। ठीक है, श्रावण सप्तमी को। तो जैन लोग के लिए ना आप देखना पारसनाथ हिल जो है ना एक तीर्थ स्थल, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के जैसा है। इसे सैक्रेड समिट भी कहा जाता है, इसमें कहीं लिखा नहीं होगा, आप लिख लो, इसे सैक्रेड समिट भी क्या कहा जाता है। ठीक है, इसे सैक्रेड समिट भी कहा जाता है। दूसरा, इसको पारसनाथ हिल इज आल्सो कॉल्ड इटर्नल श्राइन। इटर्नल श्राइन देखो इस वर्ड है, पारसनाथ हिल से जुड़ा हुआ है। सैक्रेड समिट किसको बोलते हैं, पारसनाथ हिल को। इटर्नल श्राइन ऑफ जैन क्या है, पारसनाथ हिल है। इटर्नल श्राइन क्या होता है, शाश्वत तीर्थ। ठीक है, अच्छा जैन ऑफ, अच्छा अब इतना में आप 5 से 6 पॉइंट देखो क्या क्या बनता है। आपसे पूछेगा झारखंड का हाईएस्ट पीक क्या है, पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल का नाम क्यों पड़ा पारसनाथ, क्योंकि लॉर्ड पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने वहां निर्वाणा अचीव किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका हाइट क्या है, 1365 मीटर या 4500 फीट। चौथा, जैन धर्म का सैक्रेड समिट क्या है, पारसनाथ हिल है। इटर्नल श्राइन क्या है, पारसनाथ हिल है। देखो ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन लोग के लिए तो ये मक्का मदीना जैसा है। ठीक है, अब देखो जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरा झारखंड में हो रहा था, तो जो सिंहभूम के जो जैन हैं उन्हें सरक बोलते हैं। सरक क्या होता है, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ आदिवासी का ग्रुप था, जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैन धर्म को एक्सेप्ट करते ही इनको सरक या श्रावक देखना बहुत जगह देखने को मिलेगा, इन्हें कहा जाने लगा। लेकिन चूंकि इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत सारे आदिवासी ग्रुप के लोग इनको जो थे उनको मतलब भला बुरा बोलने लगे, इन्हें बहिष्कृत कर दिया अपने समाज से। तो बाद में ये फिर आदिवासी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर ये आदिवासी में ही रहे। तो ये सरक का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दिया। ये जो मैंने लाइन रिप्रेजेंट किया यही बताने के लिए रिप्रेजेंट किया था कि गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ था। कब हुआ था, 563 BC में, और लॉर्ड पार्श्वनाथ का 790 BC में, और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर बने वो 540 में। तो देखो बौद्ध धर्म इनके जन्म के बाद ही तो हुआ। अरे बौद्ध धर्म क्या है, गौतम बुद्धा का सारा टीचिंग ही बौद्ध धर्म है। ठीक है, तो जैन धर्म क्या है कि 790 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन बौद्ध धर्म उसके बाद 250 साल बाद हुआ। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना है। अब अगर हम सोर्सेस की बात करें कि जैनिज्म का सोर्स झारखंड में कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखो गिरिडीह में भाई पारसनाथ हिल, उसे तो अब सब कुछ याद रखना। इंटरनल साइंस, सैक्रेड समिट, उसका हाइट, जैन का पिलग्रिमेज स्थल है। 23 में से 20 तीर्थंकर वहाँ निर्वाणा अचीव किया है, सो आप जरूर याद रखना। दूसरा, पकवीरा, तुसेम, गोलमारे एंड पवनपुर, यहाँ से आपको जैन के मूर्ति मिले हैं। ये सोर्स है जैनिज्म का झारखंड में। कतरास, बलरामपुर, बादम, यहाँ से भी जैनिज्म के अवशेष आपको मिले हैं, रिमेन्स ऑफ जैनिज्म। हनुमानगढ़ जो कि सतबरवा पलामू में है, यहाँ आपको जैन के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, पूजा स्थल मिल जाएंगे, वर्शिप प्लेस ऑफ जैन। बेनू सागर जो कि सिंहभूम में है, यहाँ आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे स्टैचू फाउंड किए गए हैं, यहाँ से अवशेष प्राप्त किए गए हैं। और ये क्वेश्चन मैं एक जगह देखा था कहीं, तो कहीं इंपॉर्टेंट तो पकवीरा है, गिरिडीह है, ठीक है, हनुमानगढ़ है, अब बेनू सागर है। मैंने ज़्यादा दिया ही नहीं इसमें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। ये क्वेश्चन लेकिन कोल्हुआ और कोलेश्वरी हिल आप याद रखना, ये चतरा में है, और ये भी यहाँ से भी जैन धर्म के मूर्ति अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा जैनिज्म का सोर्स। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, वैसे मैं PDF दे तो दूंगा ही। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा जैनिज्म पे निकाल के लाया हूँ, आप 1-2 पॉइंट याद रखना। इंडिया में टोटल कितने % जैन है, तो 0.4%। जो जैन धर्म के लोग हैं इंडिया में कितना पॉपुलेशन है उनका, तो 0.4% इंडिया में। सोचो कितना कम है, 0.4%। ये वैसे लोग हैं जो नॉन वायलेंस प्रेफर करते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। तीसरा बात है कि इनके जो 2 सेक्ट है, 2 खंड इनके हैं, श्वेतांबर दिगंबर, उतना हमें नहीं आना, बस आप जान लो इनके 2 सेक्ट हैं, 2 सेक्ट, श्वेतांबर एंड दिगंबर। ये वैसे लोग हैं शाम 6 बजे से पहले खाना वाना खा लेते हैं। कुछ तो जैनिज्म के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो आप इतना ही फैक्ट याद रखो जो मैंने बताया है। ठीक है, इसको भूलना मत। पारसनाथ हिल को तो कतई मत भूलना, झारखंड में 4-5 में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब चलो बुद्धिज्म की बात करते हैं।
देखो बौद्ध धर्म के मिले बहुत सारे अवशेष झारखंड में मिले, इससे पता चलता है कि भाई बौद्ध धर्म विकसित हुआ झारखंड में। डॉक्टर वीरत्तम के हिसाब से, डॉक्टर वीरत्तम का ने एक बुक लिखी जिसमें कहा, जिस बुक का नाम था झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके अनुसार इनका बोलना था गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड में। झारखंड वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा अकॉर्डिंग डॉक्टर वीरत्तम वर्क इन झारखंड हिस्ट्री एंड कल्चर। अच्छा, गौतम बुद्धा का पूरा नाम क्या था? गौतम बुद्धा को सिद्धार्थ गौतम बोलते हो। ये एक ऐसे संत थे जिनका टीचिंग से ही पूरा बौद्ध धर्म निकला है, ठीक है। इनका जो शिक्षा है इसी से पूरा बौद्ध धर्म निकला है। अच्छा, बुद्धिज्म के बहुत सारे रिमेन्स मिले, कहाँ मिले? जैसे रांची में मिले, पलामू में मिले, हजारीबाग, चतरा, धनबाद में मिले। अशोका जो कि सम्राट अशोका थे, उसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार में बहुत मदद किया, बहुत डेवलप किया बुद्धिज्म को। आप देखना जो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन अशोका, जिसमें झारखंड को क्या बताया गया? अटवी बोला गया है। इन द 13th रॉक इंस्क्रिप्शन अशोका झारखंड ट्राइब्स वर नेम्ड अटवी मेनली फॉर छोटा नागपुर। अटवी, देखो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में झारखंड को क्या बोला गया है? प्रश्न बनता है, उसे अटवी प्रदेश या अटवी बोला गया है। अटवी बेसिकली झारखंड के किस पार्ट को बोला गया? तो छोटा नागपुर के लिए बोला गया, आप याद रखना। अटवी वैसे बेसिकली कौन सा इलाका है मैं आपको बताता हूं। देखो अटवी, देखो बेसिकली जो है ना, इसको इरेज करो। अटवी बेसिकली देखो ये जो कोस्टल बेल्ट ऑफ उड़ीसा है ना, और ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, इन दोनों के बीच का एरिया है, ठीक है। ये बागेलखंड का जो एरिया इन दोनों के बीच का, जिसमें कि छोटा नागपुर लाई करता है, यही अटवी था, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं अपना, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। अटवी वाज द एरिया बिटवीन बागेलखंड टू सी कोस्ट ऑफ उड़ीसा। छोटा नागपुर फॉल्स इन दिस रीजन, इसलिए छोटा नागपुर को अटवी प्रदेश का बोला गया। कहाँ? 13th रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। एक पॉइंट लिखो, ये जो 13th रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है, इसमें कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया गया है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो एक क्वेश्चन अभी जेपीएससी में आया था, कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया गया इसमें? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, बुद्धिज्म वाज डिस्ट्रॉयड बाय फेमस एम्परर शशांक, ही इवन डिस्ट्रॉयड बोधि ट्री ऑफ बोध गया। देखो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। कब हुआ था? सॉरी 563 बीसी में। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अब इनको निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ। अब देखो शशांक रूलर जो था ना, उसने उसके आने के बाद बौद्ध धर्म का बहुत उत्पीड़न हुआ। उसने बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, बौद्ध धर्म के खिलाफ था। इवन बोधि ट्री जो गया में था उसको भी उसने डिस्ट्रॉय की, ठीक है। इसके अलावा उसने चैत्या को भी डिस्ट्रॉय किया। चैत्या क्या होता है? देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो मर गए, उनको जब जला देते हो तो उनका जो राख निकलता है, उस राख को मिट्टी में मिला के तुम कुछ मूर्ति उर्ति बनाते हो, कुछ बड़ी प्रतिमाएं बनाते हो। उसने उनको भी नहीं छोड़ा, उन चैत्यास को भी बर्बाद कर दिया, ठीक है। और उसने बहुत डिवास्टेशन काउज किया, बौद्ध धर्म के खिलाफ बहुत सारे काम किए। जो बौद्ध धर्म को मानते थे उनको बहुत उत्पीड़न, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, उनका उत्पीड़न बहुत हुआ। लेकिन एक वज्रायान सेक्शन कम्युनिटी था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत काम किया और किसी तरह सर्वाइव कर गया। वज्रायन सेक्शन था जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव किया, क्योंकि उसे वेस्ट बंगाल का जो पाला डायनेस्टी का रूलर है उसने उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। द पाला रूलर ऑफ बंगाल, उसने उसको सपोर्ट किया क्योंकि बौद्ध धर्म को वो भी मानता था। और ऐसा बोला जाता है कि जो छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा में है उसी समय बिल्ड किया गया था, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता के आने से ही बौद्ध धर्म का डिक्लिनेशन चालू हो गया और धीरे धीरे खत्म भी हुआ। तो ये रहा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के सोर्सेज को हम देख लेते हैं, ठीक है, कि सोर्सेज क्या क्या रहे, ठीक है। अब देखो मुरुतिया विलेज जो कि पलामू में है, मुरुतिया विलेज बड़ी फेमस है, स्टार मार्क ले लो। यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट के रिमेन्स अवशेष मिले। एक सांची स्तूपा मिला जिसमें जो शेर का चित्र है वो वैसे ही लाइन हेड बना हुआ है इसमें। इटकोरी विलेज जो चतरा में है, इसको जब इसका एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो वहाँ से भी बुद्धिस्ट के अवशेष मिले, ठीक है। ये फेमस एक्सकेवेशन साइट है बुद्धिस्ट का। और एक भद्रकाली टेम्पल जो कि रिवर मोहाने में मिलता है। रांची देखो, बेलवा दागा गांव जो कि खूंटी के नज़दीक है, यहाँ से बौद्ध विहार के रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। जौना वाटरफॉल, यहाँ से बुद्धा का स्टैचू मिला है, ठीक है। पटम्बा गांव जो कि जमशेदपुर में है, वहाँ से क्या मिलता है? 2 आइडियल्स ऑफ बुद्धा के 2 आइडियल्स, 2 मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होते हैं। धनबाद में करुआ विलेज है, वहाँ से भी बुद्धा स्तूप मिला है। दियापुर दलवी बैंक ऑफ रिवर सुवर्ण रेखा, वहाँ से बुद्धा स्मारक मिला है। बुद्धपुर जो कि बैंक ऑफ रिवर कंसाई, ठीक है, रिवर कंसाई के बैंक पे है बुद्धपुर, वहाँ एक बुद्धेश्वर टेम्पल है जो बड़ा फेमस है। ईचागढ़ जो कि सरायकेला खरसवान में है,
वहाँ पे ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईचागढ़, इसको आप स्टार मार्क करो, ठीक है। पटम्बा को स्क्वायर, इसको करो जो क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद बुधपुर आया हुआ है, ठीक है। ईचागढ़ देखो जो कि सरायकेला खरसवान में है, यहाँ गॉडेस तारा का स्टैचू मिला है, जिसे कि आप बुद्ध देवी लोग मानते हैं, जिसे कि आप बुद्ध देवी बोलते हो, ठीक है, जिसका स्टैचू को अभी रांची म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। गॉडेस तारा को हम बुद्ध देवी बोलते हैं, बुद्ध देवी। देखो मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ से मिला था? ईचागढ़ से गॉडेस तारा, जिसे बुद्ध देवी बोलते हैं, उसकी प्रतिमा भी रांची म्यूजियम में रखी हुई है। अब देखो हजारीबाग, चाइनीज ट्रेवलर ने, जो कि फाहिन है, चाइनीज ट्रेवलर फाहिन डिस्क्राइब्ड हजारीबाग एज बौद्ध बिहार। फाहिन जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर है, देखो हिस्ट्री में हम आगे दोनों ट्रेवलर की बात करने वाले हैं, ठीक है। ह्वेनसांग और फाहिन दोनों की किस पीरियड में है, इनका ट्रेवलॉग क्या था, सब कुछ। वैसे मैंने नोमेनक्लेचर में बताया, आप जाके देख सकते हो सेपरेटली, हम इससे आगे ही बात करेंगे। तो हजारीबाग को बौद्ध विहार बोला किसने? फाहिन ने बोला था। अब सूरज कुंड जो कि बरही में है, वहाँ से क्या हुआ? उस कुंड से बुद्धा का स्टैचू मिला है। सीतागढ़ पहाड़, वहाँ से क्या मिला है? एक ब्यूटीफुल स्तूपा मिला है, जिसमें कि 4 बुद्धा की तस्वीरें हैं। गोलमारा जो कि पुरुलिया में है, यहाँ से क्या मिला है? बुद्धा की टूटी हुई मूर्तियां मिली है। और गोड्डा, यहाँ जो योगिनी टेम्पल है, गोड्डा में योगिनी टेम्पल है, वो किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब थोड़ी कहानी को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर तो हम यही एंड करने वाले हैं, लेकिन अभी तुम कॉन्सेप्ट रुक जाओ, अभी समझ लो कि देखो फाइनली हुआ क्या। फाइनली देखो क्या होता है, आर्यन का एंट्री से ऋग वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यंस मूव करते हैं, आर्यंस यहाँ से घुसे ऋग वैदिक पीरियड में। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से 600 BC तक आर्यन सब मूव करके यहाँ आ गए। अभी झारखंड में कौन कौन है? झारखंड में पहला आर्यंस है, असुर है जिनकी पूरी संस्कृति विकसित हो चुकी है। तीसरा मुंडाओं का आगमन हो गया, मुंडा ने भी प्रवेश कर लिया। अब क्या होता है कि मुंडा और असुर का लड़ाई होता है, मुंडा और असुर का झगड़ा होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मैं बस आपको बता रहा हूं, देखो क्या याद रखना। स्टोन एज ने गया, मेटल एज गया, असुर बिरहोर फाइनली आर्यन स्टार्ट करने समझ गए। वो झारखंड में अपना संस्कृति विकसित कर रहे थे, आर्यन का आगमन हुआ। आर्यन उत्तर वैदिक काल में यहाँ झारखंड में घुसे, प्रवेश किए। झारखंड में 600 BC में मुंडा भी घुसे। अब मुंडा असुर में झगड़ा होगा, असुर हार जाएगा, असुर जंगल में ही सीमित हो जाएगा और मुंडा झारखंड में अपना राज्य बनाएगा ऋषा मुंडा के नाम से, ठीक है। तो अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? एंट्री ऑफ ट्राइब्स, कि भाई झारखंड में कौन कौन ट्राइब्स एंटर किए, कैसे कहानी चली। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप मैंने आज जो भी आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लो। जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन करो। बहुत लोग मुझसे PDF के लिए मांग रहे थे, देखो बहुत सारे काम रहते हैं, मैंने बोला है, लेकिन इस वीक में आपको PDF जरूर मैं दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दो जो है प्रिपेयरिंग फॉर JPSC JSSC, देखो मैं जितना शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जिस तरह कंटेंट में लेके आया हूँ, हर चीज़ को डिज़ाइन करने में, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम वीडियो को शेयर करो, लाइक जरूर करो, ठीक है। आपके कमेंट्स फीडबैक मुझे दो, कैसे आपको लग रहा है। हिंदी वाले आप घबराओ मत, मैं कंटेंट हिंदी में दूंगा। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों में, लगभग हर चीज़ों को हिंदी बता ही रहा हूँ आपको। सो आप बस पढ़ो, वीडियो को स्किप करके मत देखो। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। देखो मैंने कितना कुछ नया बताया है। मैंने बताया 13 डिस्क्रिप्शन बसों का किस लिपि में है, कौन से स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी में है, इसमें तो नहीं था। तो देखो यही सबसे प्रश्न निकल के आते हैं। आप पढ़ो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, एट द एंड ऑफ डे यू विल फील कि आपको हिस्ट्री में सब कुछ समझ आया है। अगर हम इतना मेहनत करके और अगर आपको समझा भी नहीं पाए, और मैं बड़ा सिंपलेस्ट वे में आपके लिए ये सब लेके आया हूँ, कि जो डिज़ाइन हमने किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया हो, कर दो, इसको शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग तक ये पहुँच पाए। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जिन्हें PDF चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय।